नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली हैं बहुत ही लंबी रहने वाली हैं, तो अंतिम तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें लगभग अपन 90 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि 90 से अधिक ही क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो से आपकी जो PDF है वह भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। आपका अच्छा प्यार मिल रहा है, सभी अच्छी प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। और कोई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं वीडियो पर, तो आप कोशिश करके जितना हो सके उतने वीडियो देखने की पूरी कोशिश कर लेना। इससे पहले वाले सारे वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर और वहाँ से आप टोटल वीडियो देख सकते हैं, है ना। प्लेलिस्ट में हमने क्रम वाइज सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब अपन क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्योंकि अपन दूसरी चर्चा में समय ज़्यादा खर्च हो जाएगा, तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। देखिए, मैंने इस जो चैप्टर अपना जो स्टार्ट होगा वह होगा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस पिछले वाले वीडियो में करवा दिए, तो अपन आज से जो स्टार्ट होगा वह 171 नंबर की क्वेश्चन से होगा। तो अपन 171 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अपना जो 171 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, यदि सीटी का द्वितीयक खुला रहा, यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है जब आप सीटी इफ इट्स सेकेंडरी इज केप्ट ओपन। तो यहाँ से जो आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा वह होगा सीटी की द्वितीयक कुंडली जल जाएगी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्तीय प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर होगा, पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करें। जिनने ये क्वेश्चन पढ़ रखे हैं वह भी अपना पता कर सकते हैं कि आपको कितना क्वेश्चंस याद है, तो आप कमेंट करते जाइए हर एक क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है, मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो वह कौन सी सामग्री है, तो आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही रहेगा, फास्फोरस ब्रॉन्ज, फास्फर ब्रॉन्ज। अगला जो क्वेश्चन है वह है, एकल ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है। तो यह करता है प्रेरण प्रभाव पर। अगला जो क्वेश्चन है, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है। तो इसकी स्थिति है कोई किसी भी स्थिति में। अगला जो क्वेश्चन है वह है, मीटर का नाम क्या है। मीटर को ध्यानपूर्वक देखिए और इस मीटर को पहचानिए। इस मीटर का नाम है डीसी मल्टी रेंज वोल्टमीटर। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है। तो कौन सा वह उपकरण है, तो वह उपकरण है स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है वह है, ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो कैसे नियंत्रित किया जाता है, डिस्क पर 2 छेद ड्रिल व्यास के विपरीत। अगला जो क्वेश्चन है वह है, चल लोहा प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है। तो उसके होने का कारण है, विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है। तो कौन सी त्रुटि होती है, तो वह होती है सी ऑप्शन, प्रभाव त्रुटि। अगला जो क्वेश्चन है वह है, किस प्रकार का वाट मीटर है। तो यहाँ पर जो वाट मीटर दर्शाया गया है यह किस प्रकार का है, तो यह 2 अवयव 3 कला वाट मीटर है। 2 अवयव यानी कि आप 3 कला का कैसे पता करोगे, यहाँ पर लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप 3 कला का पता कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वह है, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है। तो बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, चल लोहा उपकरण। अगला जो क्वेश्चन है, उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। तो यह करता है सी ऑप्शन, जो कि है एक
चरण एकल अवयव। अगला जो क्वेश्चन है वह है आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है। यह किस प्रकार का आवृत्ति मीटर है जो आपके सामने है। तो यह है यांत्रिक अनुनाद प्रकार। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है। तो यंत्रों में संवेदनशीलता की जो इकाई है वह है ओम प्रति वोल्ट। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है, ओम प्रति वोल्ट। अगला जो क्वेश्चन है वह है ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में दो सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो वह दो सीधे छेद प्रदान करने का कारण क्या है। तो वह है रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए। रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए, याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है यंत्र का नाम क्या है। आपके सामने जो यंत्र दिख रहा है आपको, इस यंत्र का नाम क्या है। यह है एब्सोल्यूट उपकरण। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। तो डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है, कारण जो है वह है दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य है। तो जो कार्य है वह है एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। अगला जो क्वेश्चन है वह है मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है। तो वह है कम प्रभाव त्रुटि, कम संवेदनशीलता। डी नहीं होगा, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, कम संवेदनशीलता। अगला जो क्वेश्चन है यंत्र का प्रकार नाम, यानी कि ये जो यंत्र का प्रकार है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम याद रखना आप, यह है आकर्षण प्रकार चल लोह। अगला जो क्वेश्चन है वह है मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन टेकोमीटर। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है चल लोह प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें। तो चल लोह यानी कि मूविंग आयरन होता है, इसका इंग्लिश वर्ड आप पढ़ोगे तो मूविंग आयरन होगा। मूविंग आयरन प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें। तो इसकी पहचान करते हैं कोई सिरा अंकन नहीं होता। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है। तो एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है, तो वह है डी ऑप्शन जो कि है स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है। तो वह करता है विचलन बल। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है। तो एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है, मात्रा को दर्ज करता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन जो कि है ऊर्ध्वाधर स्थिति, वर्टिकल पोजीशन। दोस्तों वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना है ना, और वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करते रहें। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। तो किस मात्रा को मापा जाता है, वह होती है पावर यानी कि शक्ति। एमीटर किसको मापता है, धारा को। वोल्ट मीटर किसको मापता है, वोल्टेज को। ओम मीटर किसको मापता है, प्रतिरोध को। बेसिक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। तो इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के जो उपकरण हैं उनके द्वारा शक्ति को मापा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें। एनालॉग प्रकार के वो होते हैं जिनमें सुई होती है ना, और डिजिटल होते हैं एक और
जो होते हैं उनमें नंबर लिखे हुए होते हैं, नंबर आते हैं स्क्रीन पर, है ना। तो एनालॉग में आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें। तो उच्च आगत प्रतिबाधा रख के, ठीक है, उच्च आगत प्रतिबाधा की हाई इनपुट इम्पीडेंस। अगला जो क्वेश्चन है वह है 1 मिली एम्पियर के साथ 10 मिली एम्पियर मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध के मान की गणना करें। तो इस मान की गणना करने का जो फॉर्मूला है, जो मान है वह है आपका 3 ओम, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला जो चैप्टर था वह भी समाप्त हो चुका है। अब चलेगा अपना डोमेस्टिक एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इसको भी कंप्लीटली पूरा देखना, मस्त टॉपिक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। सभी जानते हैं हीटिंग तत्व बनाने के लिए अपन नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि यह ऊष्मा अच्छी उत्पन्न करता है ना। हीटर वीटर सभी इससे बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम से अपन कंडक्टर बनाते हैं, यानी कि चालक तार बनाते हैं। चांदी में सबसे अधिक चालकता होती है, तांबे में दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है। ये जो विद्युत इस्त्री आपके सामने दिखाई गई है, यह विद्युत इस्त्री की प्लेट है, नीचे वाली आधार प्लेट। तो इस भाग का नाम क्या है। विद्युत इस्त्री की ये बेस प्लेट है ना। तो इसका नाम पूछा है आपसे, तो इसका नाम क्या होगा। तो इसका जो नाम होगा वह होगा सोल प्लेट। इसको क्या कहते हैं, सोल प्लेट कहते हैं, याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर का कार्य क्या है। माइक्रोवेव ओवन में तो इसमें जो मोटर का उपयोग है वह है घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है गीजर में यू यानी कि यू प्रकार का बैंड का क्या उद्देश्य है, जो एक्स के रूप में चिन्हित हैं। तो अपन चित्र को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर गीजर का चित्र देख रहे हैं। ये जो चित्र है ना, पूरा ये गीजर का चित्र है। गीजर अंदर से ऐसा होता है और यहाँ पर ये क्या होता है, यह पानी होता है। तो यहाँ पर इसके बारे में पूछा है कि यह क्या है, इसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम है ना, वह क्या है। तो इसका जो नाम है वह है पानी की निकासी को रोकता है। क्या करता है, पानी की निकासी को रोकता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है खाद्य मिक्सर, खाद्य यानी कि अपना मिक्सर होता है, में किस प्रकार के एसी फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। देखिए ये सेकेंड ईयर के क्वेश्चन से, लेकिन ये फर्स्ट ईयर में भी आते हैं। ये दोनों के लिए कंपाउंड होते हैं, इनमें मोटरों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये फर्स्ट ईयर में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है। तो हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं अपन। यहाँ पर बहुत सारे हीटिंग एलिमेंट लगे हुए हैं, तो कौन सा निर्गत, देखिए मैं आपको बता दूं, समझा दूं थोड़ा सा, कि अधिकतम निर्गत यानी कि अधिकतम ऊष्मा कौन उत्पन्न करेगा। तो जिसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। अब यहाँ से जो धारा आ रही है इसमें जा रही है, लेकिन यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से तार ओपन है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए आप, तो यहाँ से ऐसे धारा गई, फिर यहाँ पर गई बीच में। अब यहाँ से ये जो पोजीशन आई ये समांतर वाली आई। अब समांतर में क्या हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है, तो यह भी नहीं होगा। अब यहाँ से आप देखोगे ये जो वायर जा रहा है यहाँ पर, यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर भी जा रहा है और यहाँ से होता हुआ और इधर वाला भी इधर होता है, ये भी समांतर स्थिति आ गई। अब डी वाला देखिए, तो डी वाला जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से धारा गई, यहाँ से होती हुई यहाँ से धारा इधर की ओर बहती हुई इधर की ओर आ गई,
है ना। तो ये श्रेणी क्रम है। ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। आप ध्यान से इनको देखोगे तो आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर सही रहेगा अधिकतम के लिए, तो बी ऑप्शन अपना सही रहेगा, स्थिति 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समांतर में ही अपना काम बनता है अच्छे से। ये सीरीज में है, यहाँ पर अच्छा कांटेक्ट नहीं है और यहाँ पर तो ओपन सर्किट है, तो पोजीशन 2। अगला जो क्वेश्चन है वह है जूल के निकाय के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो गणना करने के लिए जो सूत्र का उपयोग करेंगे वह होता है I²RT बराबर J। तो आप देख सकते हैं कौन सा में है, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर दिया है वह बी में दिया है I²RT। ठीक है, यहाँ पर भी दिया I²RT जूल, है ना। तो I²RT याद रखना, रट लेना इसको, I²RT। अगला जो क्वेश्चन है वह है 1000 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें। हीटर में 5 मिनट के लिए काम आता है, हीटर 5 मिनट के लिए काम आता है। तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा? I²RT। ये फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर आप ये जो I²R है ना, तो ये P का भी फॉर्मूला है। P बराबर क्या होता है? I²R। तो आप ये 1000 तो डायरेक्ट कहाँ रख दोगे? इन दोनों की जगह। तो यहाँ पर तो रख दिया अपन ने 1000। ठीक है, इनटू करके ये जो T है ना, समय दिया है अपन को, तो 5 कर देंगे। अब देखिए, अब आपने 5 तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना कि यहाँ पर सेकंड में समय आएगा, तो 6 पंजे 30। फिर इसको कैलोरी में बदला जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ना, यहाँ पर सूत्र वही लगाना है आपको। आंसर आ जाएगा आपका, वह आ जाएगा सी ऑप्शन 71.6 कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट याद रख लेना। अगला जो क्वेश्चन है वह है हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है। तो सुरक्षा खांचे का जो उद्देश्य है यहाँ पर वह है बी ऑप्शन, जो कि है ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखें। अगला जो क्वेश्चन है वह है विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है। देखिए, विद्युत केतली में और एक वो आई थी अपनी स्त्री, उसमें भी था इस प्रकार का सोल प्लेट, तो उसका वो आधार था, गर्म होता था। तो ये अवयव को कनेक्टर के निकट संपर्क में रखे। अवयव जिसको भी आप गर्म करना चाहते हो उसको कनेक्टर में रखता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह हो माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है। तो ये जो फिलामेंट वोल्टेज जो है यह होता है 3.2 वोल्ट AC होता है। तो किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है ना। तो यह अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी है। अगर रुक के चल रहा है अपना फूड मिक्सर, तो उसमें क्या खराबी है? तो फटा हुआ ब्रश है। अगर आपके घर में भी अगर मिक्सर ख़राब हो जाए ना, तो उसको खोल कर और यहाँ पर ब्रश चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। हमने भी किया है, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है 213 नंबर का, जो कि है एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है। एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि वह क्या करता है? धीमी गति से चलता है। तो उसमें जो दोष है वह है दोषपूर्ण संधारित्र। जैसे कि अपना पंखा धीमी गति से चल रहा है, तो उसमें दोष क्या है? संधारित्र का दोष है। अगला जो क्वेश्चन है वह है उपकरण के लिए ऐसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है। तो उदासीन पथ का जो कारण है वह है धारा वापसी पथ प्रदान करता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य क्या है। फिर से वो का वही क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, क्या कार्य है, क्या यह करता है। तो यह जो करता है वह है आपका सी ऑप्शन, जो कि है दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन करता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। अब गीले चक्की कौन सा होगा? वेट ग्राइंडर। ठीक है, यहाँ पर यह समझिए आप,
वेट ग्राइंडर जो होता है ना, ग्राइंडर जो काटने के काम आता है, वेट ग्राइंडर में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें याद रखना आप, इसमें जो करते हैं वह कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का उपयोग किया जाता है वेट ग्राइंडर में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है जो कि है सर्किट का नाम क्या है। सर्किट बहुत ही शानदार है, ध्यान से देख लेना, पहले आया नहीं है तो इसको ध्यान रखना। अब देखिए इसका जो आंसर होगा, इसको ध्यान से देखने के बाद वह होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक पंखा निकाय। अब इलेक्ट्रॉनिक पंखा आपको कहाँ नज़र आ रहा है तो मैं बता दूं, ये जो यहाँ पर सिंबल है ना, ये पंखे का सिंबल है, इलेक्ट्रॉनिक पंखा है। इसमें एससीआर लगे हुए हैं, यहाँ पर देखिए ये एससीआर लगा हुआ है, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, रियोस्टेट प्रतिरोध, यहाँ से सप्लाई दी जा रही हैं। तो इस तरीके से जोड़ा हुआ है, आप बस याद रख लेना इलेक्ट्रॉनिक पंखे का निकाय। अगला जो क्वेश्चन, तो मेरे साथियों अपना 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, अब अपना ट्रांसफार्मर चलेगा और यह आपका अंतिम चैप्टर रहेगा। बहुत ही शानदार है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। इसको ध्यान से देखना, ध्यान से वीडियो को अच्छी प्रकार से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, देखिए उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है वह है फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। अगला जो क्वेश्चन है वह है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज और माध्यमिक वोल्टेज के बीच का संबंध है। तो देखिए यहाँ पर इस संबंध को ध्यान में देखते हुए और अपना आंसर दे देना है। वह है E1 बराबर वोल्टेज 1 और E2 बराबर E2, यानी कि दोनों को बराबर कर देना है। आपको ज़्यादा माथा पच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों को बराबर कर देना। बराबर यहाँ पर भी है लेकिन सेम सेम वाले 1 1 2 2। ठीक है, बस। अगला जो क्वेश्चन है वह है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेशन का कार्य क्या होता है। कंजर्वेटर होता है। कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है, देखिए ये जैसे कि ट्रांसफार्मर है, आप खुद बता दोगे इसका आंसर। ये इस तरीके का ऊपर एक टैंक होता है ट्रांसफार्मर पर। तो ये जो कंजर्वेटर है इसका कार्य क्या होता है, तो ये जो तेल गर्म होने पर जो उफान बनता है, यानी कि ऊपर की ओर आता है पानी, जो तेल होता है उसके अंदर वो ऊपर की ओर आता है, तो उसको क्या करता है, जगह देता है, उसको जगह देता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। अब ये तो क्या हुआ, थ्योरी की शब्द है, थ्योरी की लैंग्वेज है, तो आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ कि ये क्या करता है। जैसे कि तेल वाइंडिंग जब लोड पर होती है ना, लोड पर चल रहा है ट्रांसफार्मर, तो लोड बढ़ने पर जो तेल होता है वो क्या होता है, हीटिंग करता है, गर्म होता है। तो गर्म होने पर उफान मारता है, यानी कि ऊपर की ओर आता है। किसी भी चीज़ को अपन गर्म करते हैं तो ऊपर की ओर आती है ना, उसी तरीके से जैसे कि चाय बना रहे हैं तो चाय ऊपर की ओर आती है, उसी तरीके से तेल भी क्या आता है, ऊपर की ओर आता है। ऊपर की ओर आता है ना, तो वो क्या होता है कि इस कंजर्वेटर में खाली जगह होती है, ये पाइप के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, तो वो जो खाली रहता है ना, तो इसमें वो तेल क्या जाता है, ऊपर इसमें भरा जाता है। फिर जैसे तेल ठंडा होता है वापस से तेल कहाँ जाता है, नीचे की ओर आ जाता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, जगह देता है। समझ में आया होगा आपके, आया हो तो लाइक करें वीडियो को। अगला जो क्वेश्चन है वह है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की किस हानि का निर्धारण किया जाता है। तो मेरे यारों, मेरे प्यारों, इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका ए ऑप्शन होगा, ताम्र हानि। ठीक है, याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है ट्रांसफार्मर में वोल्टेज प्रतिशत विनियमन की गणना करें यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है। शून्य भार पर 240 और जैसे आप लोड बढ़ा देते हो तो 220 हो जाता है। तो यहाँ पर विनिमय यानी कि कितना परसेंट लॉस हो रहा है, कितना परसेंट हानि हो रही है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन 8.3% होगा। अगला क्वेश्चन जो कि ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। टुकड़े टुकड़े का मतलब ये है कि जो ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, वो जो छोटे एलीमीटर आते हैं ना टीवियों में,
अपने होम थिएटर में इनमें जो आते हैं वो ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे, है ना। तो वो ट्रांसफार्मर जो पत्तियों से मिल मिलकर क्यों बनाया जाता है, उसको एक ठोस पदार्थ से क्यों नहीं बना देते, पत्तियां पत्तियां मिलाकर बनाते हैं, तो कारण क्या है, तो यह करता है भंवर धारा हानि को कम, है ना। तो यहाँ पर किस में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है, भंवर धारा हानि को कम करता है। और यहाँ पर हिस्टेरेसिस हानि जो दी है ना, ये सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है पत्तियों को बनाते टाइम, तो हिस्टेरेसिस हानि कम हो जाती है सिलिकॉन की मात्रा मिलाकर। तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है, ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है, तो तेल प्राकृतिक ठंडा, यानी कि देखिए यहाँ पर इसमें तेल भरा हुआ है। अब ये तेल क्या करेगा कि जैसे कि गर्म होगा तो ऊपर की ओर उठेगा, तो इन पाइपों में भी आएगा। अब इन पाइपों में आएगा तो क्या होगा कि इन पाइपों में जैसे तेल ऐसे आएगा तो हवा जो टकराएगी ना वो इन पाइपों पर टकराएगी, इनमें जगह भी है खाली जगह, तो ऐसे हवा निकलेगी तो ये क्या कर देगा, पाइपों के तेल को क्या कर देगा, ठंडा। जैसे तेलों को ठंडा करता है नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो ये ऊपर वाला गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, तो ऐसे ठंडा होता रहता है, कार्य चलता रहता है, तेल प्राकृतिक ठंडा होता रहता है, यानी कि ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह है, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है, ट्रांसफार्मर से अगर अपन अत्यधिक दक्षता यानी कि 240 वोल्टेज दे रहे हैं तो अपन को 240 वोल्टेज अच्छी प्रकार से मिलना चाहिए। जैसे कि इनपुट आउटपुट में 240 है, 240 ही मिलना चाहिए, लोड बढ़े या कम हो, ये होता है आदर्श ट्रांसफार्मर। जैसे कि अपन आउटपुट मिल रहा है अपन को 240, है ना, अपन इनपुट कुछ भी दे रहे हैं, अपन को आउटपुट मिल रहा है 240 और अपन ने एक बल्ब जला रखा है, अगर अपन ज़्यादा बल्ब जला देते तो भी वो का वही रहे वोल्टेज, तो ऐसा सिस्टम कब होता है ना। तो इसके लिए होता है, वह होता है सी ऑप्शन, ताम्र हानि और लो हानि क्या हो, कॉन्स्टेंट रहे, बराबर रहे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, ट्रांसफार्मर में बुखोल्स रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है, तो इसमें जो स्विच का कार्य है वह बहुत ही शानदार है, सुपर है, डुपर है, अति भार की स्थिति में सक्रिय करें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है, तो इसका जो कारण है वह है डी ऑप्शन, वह है पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है, विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर, अच्छी गुणवत्ता वाले कोर सामग्री प्रदान करना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, ऑफ लोड टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है, तो लोड क्यों काट दिया जाता है, तो लोड काटने का जो कारण है वह है संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है, देखिए यहाँ पर किस भाग का, यानी कि ये जो चित्र दिया है ना ये ट्रांसफार्मर का एक भाग है, तो ये क्या है, इसको क्या नाम देंगे अपन, तो यह जो है ना बुखोल्ज रिले है, क्या है ये, बुखोल्ज रिले है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है, यानी कि दो ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़कर और अपना लोड को अच्छे प्रकार से मैनेज करना है, तो आप अगर दो ट्रांसफार्मर को जोड़ोगे तो उसके लिए आपको अनुक्रम आवश्यक है, यानी कि आर वाई बी जो है ना, तो दूसरे ट्रांसफार्मर का भी आर आर में और वाई वाई में और बी बी में कनेक्ट होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो बड़े ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनमें ताम्र हानि को कम करने के लिए जिसका उपयोग करेंगे वह है चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करें। अगला जो क्वेश्चन है वह है, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, अब ये देखिए छोटा सा नन्हा सा टुन्ना सा ये ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है, इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, तो इसका नाम है वह है वायु कोर ट्रांसफार्मर। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, वायु कोर ट्रांसफार्मर है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें नमी को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो सिलिका जेल का उपयोग करना। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। तो किस का आकलन किया जाता है, वह है कोर हानि। अगला जो क्वेश्चन है वह है ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैंकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है। तो किसका निर्धारण होता है, वह होता है नमी। ठीक है, याद रखना नमी। अगला जो क्वेश्चन है वह है पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो वह जो सामग्री है वह है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। अगला जो क्वेश्चन है वह है ट्रांसफार्मर का नाम है। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर दिया है यह एक कोर पर दोनों तरफ वाइंडिंग है, दोनों तरफ वाइंडिंग है। तो यह कौन सा ट्रांसफार्मर है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है कोर प्रकार ट्रांसफार्मर, कोर पर किया है तो कोर प्रकार ट्रांसफार्मर है, ज़्यादा दिक्कत अपन को लेनी नहीं है। अगला क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। तो वह है दबाव छोड़ना। क्या है, दबाव छोड़ना, प्रेशर रिलीज है। अगला क्वेश्चन है बिजली ट्रांसफार्मर में बुखौल्ज रिले का कार्य क्या है। तो बुखौल्ज रिले का जो कार्य है वह है अति भार और लघु पतन दोनों से सुरक्षा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्या विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा उच्च प्रेरण देने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हैं। तो इसका जो जुड़ने का कारण है वह है 3 कला 4 तार प्रणाली के असमान वितरण के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। तो इसमें जो होता है वह होता है अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ, अन्योन्य यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ईएमएफ। अगला क्वेश्चन जो कि एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें। तो ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं अपन, तो वह है लघु परिपथ टेस्ट यानी कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और ये जो ओपन सर्किट है ना, तो यह किस लिए करते हैं, तो ये करते हैं अपन लोह हानि को जांचने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। तो फेराइट कोर का जो उपयोग है वह किस लिए किया जाता है, तो वह है ए ऑप्शन जो कि है नियत हानि को कम करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा है। तो बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा है, वह जो फ़ायदा है वह है ए ऑप्शन जो कि है तांबे के उपयोग को कम करता है। अगला क्वेश्चन है जो कि ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रेदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो वह जो सामग्री है सिलिका जेल, याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वह धारा को वोल्टेज को ज़्यादा भी करता है और कम भी करता है ना। तो इसका जो नुकसान है वह क्या है, तो इसका जो नुकसान है वह है द्वितीयक वाइंडिंग का अलग नहीं रख कर सकता। यानी कि देखिए ये जो होता है ना, ये ऐसे होता है, एक वाइंडिंग ऐसे होती है इसके अंदर और यहीं से एक टैपिंग निकाल दी जाती है, कम ज़्यादा इसी से किया जाता है। तो यहाँ पर द्वितीयक वाइंडिंग नहीं होती, इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, तो द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। तो किस शीतलन विधि का उपयोग करते हैं, तो वह है तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक, तेल प्राकृतिक, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। अगला जो क्वेश्चन है वह है ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है। यानी कि स्टील कितना रहेगा और सिलिकॉन की मात्रा कितनी रहेगी, और ये सिलिकॉन मिलाने का कारण क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, इससे हिस्टैरिसीस हानि को कम किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कितना कितना क्या क्या मटेरियल होगा, तो देखिए इसमें ध्यान रखना स्टील 93 यानी कि
93% तो क्या होता है, स्टील होता है, और 7% क्या होता है, सिलिकॉन होता है। ये याद रखना आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंफ्यूजन मत हो जाना। अगला जो क्वेश्चन है वह है बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है। तो बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का जो उद्देश्य है वह है वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें। तो दोस्तों बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने अंतिम तक वीडियो को देखा। अब यहाँ तक आपके सारे पूरे पीडीएफ के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। समय हो तो दोबारा फिर रिपीट करके रिवीजन कर लेना, इनका स्पीड को 2x करके, है ना। वीडियो की स्पीड आप 2x करके ज़रूर देख लेना हर एक वीडियो को, ताकि भूले बिसरे क्वेश्चंस वापस से याद आ जाएं। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक तोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ दो, जो भी करना है कर दो, ठीक है। इसलिए आप एक बार और जितना समय मिले, जितनी बार समय मिले, इनको स्पीड में आप देख लेना, ठीक है। तो मिलेंगे आपके रिजल्ट की चर्चा पर, बीच में भी आ जाएंगे, है ना। वैसे एग्ज़ाम होने दो, कल कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनकी भी कोशिश करूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको दर्शाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। बस आपसे यही हम अनुरोध करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।